नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बेरोजगारी भत्ते के लिए जो आवेदन आ रहे हैं उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए की बेरोजगारी भत्ते के लिए डॉक्टर और इंजीनियर्स ने आवेदन दिए हैं। और आज चर्चा इसी मसले पर कि डॉक्टर इंजीनियर को भी बेरोजगारी भत्ते की क्या असल में जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर इंजीनियर फिर भी रोजगार की गारंटी नहीं, पैसों की जरूरत या सिर्फ सरकारी योजना समझ करके ये आवेदन किए जा रहे हैं। डिग्री होल्डर के पास काम नहीं है तो कम पढ़े लिखे लोग आखिर जाएंगे कहां? युवाओं को भत्ता चाहिए या सिर्फ रोजगार? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान के बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते के लिए जो आवेदन आए हैं उनमें डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते के लिए 12वीं पास 61,703 लोगों ने आवेदन दिए हैं, जबकि 56,803 स्नातक हैं, 29,037 पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, 1,991 बीई यानी इंजीनियर हैं, जबकि 8 एमबीबीएस हैं, 1,010 पॉलिटेक्निक वाले हैं, जबकि अन्य 716 आवेदक शामिल हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, लेकिन जब डॉक्टर और इंजीनियर जैसे हाईली क्वालिफाइड और डिग्री होल्डर्स बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करते हैं तो रोजगार की स्थिति को लेकर तस्वीर साफ हो जाती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार के बेरोजगारी भत्ते की योजना की बात करें तो सरकार ने बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए अब तक 1,52,257 आवेदन स्वीकृत हो गए हैं। शहरों से 15,000 से कुछ ज्यादा आवेदन आए हैं। गांवों से 76,731 आवेदन आए हैं। पुरुषों के 93,403 आवेदन आए हैं, जबकि महिलाओं के 58,861 आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा बालोद और सबसे कम नारायणपुर से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन आए हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए 18 से 35 साल की उम्र का कोई भी छत्तीसगढ़ ही आवेदन कर सकता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। तो एक आंकड़ा ये भी है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते के लिए सबसे ज्यादा आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से ही आ रहे हैं। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। बेरोजगारी भत्ता के लिए डॉक्टर्स, बीटेक, एमटेक, इंजीनियर और उच्च शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी भत्ता पाने आया हुआ आवेदन नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी को प्रदर्शित करता है। मोदी सरकार के द्वारा जो हवाबाजी की जाती है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत, इसकी पोल खुल गई है। बेरोजगारी भत्ते के लिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के एप्लीकेशन आना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कांग्रेस सरकार के रोजगार को लेकर जो दावे थे वो खोखले साबित हुए हैं। सरकार ने यह बताया था कि रोजगार गांव-गांव तक पहुंच चुका है। एक आम आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ आदमी भी आज अच्छे कामों पर लगा हुआ है। लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर भी 2,500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है प्रदेश में लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि जिस युवा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, चाहे उसके पास डिग्री कोई भी हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स को बेरोजगारी भत्ता मांगना पड़ रहा है तो कम पढ़े लिखे लोग कहां जाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? टीम न्यूज स्टेट। तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर ऐलान किया जाता है और एक फेरिस्त सामने आती है जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सभी बेरोजगारी भत्ते के लिए उस लाइन में कतार में खड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि पढ़े लिखे लोग अगर बेरोजगारी भत्ते के लिए इस लाइन के अंदर कतार में खड़े होते हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा? इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी कार्यक्रम में है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अभय नारायण राय जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर है। युवाओं को लेकर के जो बड़ा वादा आपने किया था उस वादे को निभाने के लिए चुनावी साल में बड़ा कदम उठाया गया,
लेकिन जो आंकड़े अभी सामने आए हैं, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ठीक है? आपको लगता है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, अगर इस पोजीशन के लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं तो परेशानी है, चिंता की बात है? अभय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए अभय जी, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन देवलाल ठाकुर जी, क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस और सरकार से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो आंकड़ा सामने आया, देवलाल ठाकुर जी, सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है, ये तो बड़ा अच्छा कदम है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन आज जो आंकड़े सामने आए उसको लेकर सवाल तो आप भी उठा रहे हैं। देखिए, सवाल तो उठना लाजमी है कि 4.5 वर्षों तक ये जो बेरोजगारी भत्ते के मामले में इस सरकार के मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस की पूरी सरकार सोई रही। आखिर इसको जगाने का, नींद से गफलत को नींद को जगाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद भी इन्होंने नियम कानून के तहत कई बेरोजगारों को बेदखल कर दिया, बेरोजगारी भत्ता से ही बेदखल कर दिया। तो ये सरकार की नीयत बताती है कि वो बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है कि नहीं चाहती है। आज 21 से 22 लाख लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं और इनको आंकड़ों में देखेंगे तो बेरोजगारी कहीं दिखती नहीं। लेकिन अगर कोई भर्ती निकाल दी जाए तो बेरोजगारों की संख्या, एक चपरासी की भर्ती निकलती है तो 5 लाख 6 लाख लोग उस पर आवेदन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी भत्ते के मामले में हो या बेरोजगार साथियों के मामले में हो, कहीं भी संजीदगी इनकी दिखती नहीं है। हाँ। आज बेरोजगारों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, पीएससी जैसे रिजल्ट आते हैं उस पर भी पारदर्शिता नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक कोल सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, राशन सिंडिकेट के बाद एजुकेशन सिंडिकेट भी चल रहा है जो बेरोजगारों के साथ। नहीं सर, सवाल तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल ये उठा रहे हैं कि पिछले समय में जो आपका इतना लंबा समय का शासनकाल था उसमें भर्तियां की नहीं गई थी, नौकरियां दी नहीं गई थी और इसलिए वो बैकलॉग लंबा बढ़ता चला गया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों को रोजगार मिला, तब तक तो आप 4.5 साल तक सोते रहे। 4.5 साल बाद आपको याद आ रहा है? 4.5 साल तक तो आप लोग के बीच में जो नई जनरेशन फिर से आना चालू हुई, उन लोग के लिए आपने कुछ किया? भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में स्वरोजगार और प्लेसमेंट जैसे कार्यों से भी लोगों को रोजगार मिला, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हर बेरोजगारों के रोजगार के लिए कार्यक्रम उपक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसा कोई नवाचार जैसे कोई कार्य हुए हैं क्या? कहीं पर ऐसा दिखता नहीं है। हाँ, सिर्फ कांग्रेस की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ में कांग्रेस डूब रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से इन्हें इसके पीछे आधार क्या है, मैं वो भी आपसे जानूंगा। मैं देवलाल जी वापस लौटूंगा तो ये जानूंगा आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं अभय नारायण जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। सरकार की एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस योजना को देखा जा रहा था, हालांकि वादा किया गया था चुनाव से पहले कि सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और युवाओं को टारगेट करके एक बड़ा कोशिश होती है, चुनावी साल में इसको लेकर के कदम भी उठा दिया जाता है। लेकिन जब अब ये देखा गया ना कि जब इसमें कितने लोगों ने और किन किन सेक्टर से लोगों ने भर्ती के लिए अपना आवेदन दिया है, तो उसमें एमबीबीएस, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस कतार के अंदर खड़े होते हैं। अब सवाल ये कि सर, इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लोग अगर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा फिर? तो बिंदु जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर डिबेट में कोई विषय तय करते हैं तो बात विषय पे होना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता विषय छोड़ के दूसरे विषयों पे बात करते हैं तो डिबेट विषयांतर होता है। भ्रष्टाचार विषय रख लीजिए, भ्रष्टाचार पे बात करने को हम देवलाल ठाकुर सहित सभी प्रवक्ताओं से तैयार हैं। लेकिन आज अगर बेरोजगारी की बात हो रही है तो बात बेरोजगारी पे होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ और भ्रष्टाचार से अगर सारा पैसा लूट लोगे तो रोजगार कहाँ से सृजन होगा? सारा चीज अगर आप भ्रष्टाचार करके ही सिंडिकेट बनाकर लूट लेगी कांग्रेस। देवलाल जी, आप जिस दिन चाहे, देवलाल जी जिस दिन चाहे, आप अरे रमन सिंह सरकार और 15 साल की सरकार को भ्रष्टाचार की बात करने का अधिकार नहीं है। जो आप भ्रष्टाचार की बात करोगे? आज नेताओं आप लोग क्या भ्रष्टाचार की बात करोगे? में आ रहे हैं।
15 हमारे सीट पे यहाँ बैठे के हो जो भ्रष्टाचार के बच्चे कारण, पढ़ने वाले 15 सीट पे अरे बैठे हो ठीक है, भ्रष्टाचार 15 के सीट कारण। पाए इसका क्या मतलब? आप आप भ्रष्टाचार की बात करोगे? अरे ठीक है, 15 सीट पाए इसका सुवेंदु मतलब जी, क्या है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार सुवेंदु जी, करेगी? तो वो बोल अच्छा देवलाल जी एक मिनट जरा, देवलाल जी एक मिनट जरा सुन लीजिए पहले, एक बारी सुनिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। हाँ अभय जी बताइए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। नहीं मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुवेंदु जी, आप बिल्कुल तय स्पष्ट है। करिए, मैं देवलाल जी, वरना आपके डिबेट में हम लोग बैठना बंद करेंगे। नहीं ये कोई तरीका नहीं है सर। ये कोई और बात नहीं होता है। दूसरा एक एक करके बात रखें प्लीज, ये मैं पहले से ही कह रहा हूं। उनको जिस विषय पे बात और करना इसमें है, एक करने को चीज ये भी है अभय नारायण जी, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये बताइए कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है कि बेरोजगारों को भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा, उनको कम से कम कुछ हद तक प्रोत्साहित किया जाए, उनको अगर आर्थिक रूप से कहीं तंगी है तो उसमें उनको कुछ हद तक सरकार की तरफ से मदद दी जाए। लेकिन ये जो संख्या आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चिंता की बात है ये? बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, और पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आज किसान समृद्ध हुआ है तो किसान का बेटा पढ़ रहा है, छत्तीसगढ़िया समृद्ध हुआ है तो छत्तीसगढ़िया बेटा पढ़ रहा है। लोग एमबीबीएस की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बड़ी संख्या में कर रहे हैं, ये समृद्धि की बात है, ये चिंता की बात नहीं है। और जो पढ़ रहा है जरूरी नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी ही मिले, वो अपने रोजगार के साधन भी ढूंढ लेता है। और छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोगों को रोजगार हमने इस 4 साल में दिया है। केवल नौकरी और रोजगार, ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी को अंतर दिखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आज रोजगार के अवसर बढ़े हैं। एमबीबीएस करके वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी डॉक्टरी का हॉस्पिटल खोलता है, इंजीनियरिंग करके वो ठेकेदारी करता है, ठेकेदारी के लाइन में जाता है। जिसको नौकरी मिल रही है वो फॉर्म भर रहा है, नौकरी का प्रयास कर रहा है, जितनी सीट है वहां नौकरी मिल रही है। पिछले महीने 66,000 लगभग 70,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, 2500 रुपये भत्ता दिया गया। फॉर्म सरल किए गए हैं, बहुत सरल तरीके से लोग फॉर्म भर रहे हैं और पैसा सीधे खाते में जा रहा है। रमन सिंह सरकार के तरीके भ्रष्टाचार का पेट नहीं चढ़ रहा है। इन लोगों ने तो 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया था और आज तक नहीं दिया। ये भ्रष्ट लोग 15 साल भ्रष्टाचार करते रहे, 15 साल लोगों को लूटते रहे और जनता ने इनको 15 के सीट पे पहुंचा दिया। आज भूपेश सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। अगर कोई सुझाव आता है बेरोजगारी को लेकर, अगर कोई सुझाव आता है रोजगार को लेकर, तो हम स्वागत करेंगे। 15 साल आप सरकार में थे, सुझाव दीजिए अगर कहीं गलतियां हो तो। लेकिन आज का भेंट मुलाकात के दौरान वो जो 2500 रुपया प्राप्त कर रहे हैं बेरोजगार साथी, भूपेश बघेल को बधाई दे रहे हैं। और आपने का जो प्रश्न है कि एमबीबीएस इंजीनियरिंग के लोग बेरोजगार है, वो निश्चित रूप से अभी एमबीबीएस किए हैं, अभी रोजगार नहीं मिला है। नहीं, ये तो वो है सर जो पंजीकरण किए हुए लोग हैं, और जिनको क्योंकि आपका ये जो डाटा है सिर्फ उसी डाटे के आधार पर मैं बता रहा हूं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं और उसमें एमबीबीएस किए हुए लोग भी, डॉक्टर्स भी हैं, है ना, उसमें पीजी किए हुए लोग हैं। अब आप कहेंगे तो मैं आंकड़ा भी बता दूंगा आपको, लेकिन ये कहीं चिंता की बात तो नहीं है ना? तो शुभेंदु जी, हमारे पास आंकड़े हैं। नहीं, बिल्कुल समृद्धि की बात है। और ये वो लोग हैं जो 2 साल के अंदर एमबीबीएस और इंजीनियरिंग पास किए हैं, जो रोजगार की लाइन में हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और बहुत जल्द उनको रोजगार मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ उचित शर्मा जी को देख लीजिए और छत्तीसगढ़ के आंकड़े देख लीजिए। और देवलाल दुग्गा को चैलेंज करता हूं कि वो देश के आंकड़े बताएं कि देश में कितने बेरोजगार हैं। चलिए मैं उस पर भी आता हूं सर, मैं उस पर भी आता हूं। मैं जरा उचित शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। उचित शर्मा जी, एक चीज बताइए कि ये बार बार जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर्स अगर बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए कतार में खड़े हैं, तो क्या ये अच्छे संकेत हैं? और इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि बाकी जो लोग हैं जो 12वीं पास हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ते के साथ अभी जरूरत भी है असल मायने में, तो उनको तवज्जो ज्यादा दी जाए या इन लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए? पहली चीज तो शुभेंदु, ये किसी भी प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अगर एमबीबीएस डॉक्टर को भी और इंजीनियर और एमटेक के लोगों को, किए हुए लोगों को
बेरोजगारी भत्ता 2,500 लेने के लिए संघर्ष करना पड़े और आवेदन देना पड़े, तो ये कोई बहुत अच्छी साइन नहीं है। कोई अच्छे हैप्पी इंडेक्स में आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज कि मैं माफ कीजिएगा शुभेंदु, इस न्यूज स्टेट के डेटा पे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। आपने डेटा गलत, मुझे लगता है थोड़ा कहीं चूक हुई है। हाँ। आप जो डेटा मुझे दिखा रहे हैं बी का, वो 6,21,991 दिखा रहे हैं। आप देखिएगा तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मेरे प्रदेश में 6,21,000 मतलब लगभग 6,22,000 लोग बी किए हुए 2,500 रुपए के लिए आवेदन देंगे। इस बात पे मुझे थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हो सकता है कहीं चूक हुई हो, खैर जाने दें। लेकिन 1991 सर, वो 621 है। चलिए ठीक है, 6 में नोट उसको किया, एक बार देख लेंगे। 621,991। हाँ, खैर तो मैं पहले से भी शुभेंदु इसको कहते आ रहा हूँ कि ये योजना हो सकता है कि सरकार को थोड़ी सी उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि बिना तैयारी के साथ, उतनी तैयारी के साथ नहीं आई योजना है। जिस तरीके से इस पे पूर्व में इस पे रिसर्च होनी थी, इस पे अनुसंधान होने थे, एक स्टडी के साथ इसको लॉन्च किया जाता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मूल रूप से ये चुनावी घोषणा, इसको मैं मानता हूं कि चुनाव के पहले, ठीक पहले इसको किया गया है, तो निश्चित तौर पर जल्दबाजी की योजना हो सकता है कि ये बैक इस पे जो है वो थोड़ा सा रिवर्स इनको पंच भी पड़ सकती है सत्तारूढ़ पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो पहले फैक्ट और फिगर दिए कि हमारे पास इतनी बेरोजगारी दर है, जो बहुत ही नॉमिनल 0.6 0.8 जो फिगर बता रहे थे, और अभी जो देने पड़ रहे हैं और जो आवेदन आ रहे हैं, वो बड़ी तकलीफ है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये ऐसे कैसे। तो जो आप विधानसभा में बताते हैं वो आप होर्डिंग में नहीं छपवाते, जो होर्डिंग में छपवाते हैं वो विधानसभा में नहीं बताते। हकीकत में जब धरातल पे जाएं तो ऐसे डेटा आते हैं जो आप अभी सामने दिखा रहे हैं। तो ये किसी भी अच्छे प्रदेश के लिए जो ग्रोइंग है, डेवलपिंग स्टेट है, उसके लिए कोई अच्छे साइन नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली चीज तो योजना को लेकर मेरी शंका है कि मान लीजिए 1 लाख लोगों में 17,000 लोगों को जब आप देंगे तो हो सकता है कि बचे हुए 83,000 जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो पार्टी के साथ और सरकार के साथ खड़े होंगे? वो भी ग्रेजुएट है, 12th है, अंडर पीजी किए हुए हैं, इंजीनियर्स है, पॉलिटेक्निक ITI किए लोग हैं, तो उन लोगों का नंबर कब आएगा? क्या वो नाराजगी हो सकती है? मैं अपना एक संदेह बता रहा हूँ, मैं इस पे बहुत पुख्ता नहीं हूँ, लेकिन एक चीजें ऐसी रिवर्स बैक भी ये हो सकते हैं कि भाई 1.5 लाख में 17% लोगों का हो रहा है, ठीक है, तो बाकी लोग सरकार से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। मैं ये कहने अपनी मंशा बता नहीं। मैं जरा इस पर एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। अभय नारायण जी, अब आपको नहीं लगता कि जिस योजना के जरिए आप कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस योजना के साथ जोड़ पाएं, या जो बेरोजगार हैं कम से कम उनको थोड़ा बहुत सहायता कर पाएं, लेकिन ऐसे में जो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, बेरोजगारी की मार वो झेल रहे हैं, अपात्र रह गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी नाराजगी ज्यादा हावी हो जाए? शुभेंदु जी, जो बच्चे आवेदन कर रहे हैं वो केवल बेरोजगारी भत्ते के भरोसे नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि किसान का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा आज छत्तीसगढ़ में सक्षम हो चुका है कि BA और MBBS की पढ़ाई कर रहा है। ये इस परिवार से हम उनको जोड़ रहे हैं इस योजना से जिनका इनकम 2.5 लाख रुपए से सालाना कम है। ऐसे परिवारों को जिनका इनकम कम है और बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके अपने आवेदन के खर्चों के लिए 2,500 रुपए महीना मिले, इसका सिलेक्शन हम कर रहे हैं। और पहले महीने जो हमको सफलता मिली कि जो आवेदन आए, बहुत सरल भाषा में उनको हमने तय कर लिया, जितने लोग 2.5 लाख से इनकम वाले कम है वो परिवार इसमें आ रहे हैं। जो MBBS कर रहा है लड़का, जो इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का, उसके माता पिता तो सक्षम है, तब MBBS करा रहे हैं, तब इंजीनियरिंग करा रहे हैं। हाँ। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है और उनके आगे बच्चा बेरोजगार है, एक आंकड़े को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है सर, बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। छोटा सा आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूं, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है और इसको लेकर के मुझे लगता है कि उचित शर्मा जी भी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ में देश भर के अंदर बेरोजगारी दर सबसे कम है, CMI की ये रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन अब जो बेरोजगारी को लेकर के जब ये इस योजना को आगे प्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद जो लोग सामने आते हैं आवेदन करने के लिए, वो कुछ और बताते हुए नजर आते हैं क्या? बेरोजगारी भत्ता में हर वो व्यक्ति आवेदन कर रहा है जो कुछ न कुछ रोजगार कर रहा है। जो आंकड़े आए हैं वो शुद्ध रूप से कोई रोजगार नहीं कर रहा है, पढ़ लिख के खाली बैठा है, हाँ। वो बेरोजगार माना जाता है।
लेकिन मैंने कहा कि नौकरी के अलावा भी रोजगार है। बहुत से लड़के प्राइवेट लैब में काम कर रहे हैं, बहुत से लड़के प्राइवेट बड़ी बड़ी दुकानों में काम कर रहे हैं, बहुत से लड़के प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं। और वो जब बेरोजगारी भत्ता का आवेदन देते हैं तो अपने रोजगार को शो नहीं करते। तो जो आंकड़े आए हैं वो रोजगार को जोड़ते हुए आए हैं, और जो आवेदन आ रहे हैं तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आवेदन कर दूं, शायद मुझे मिल जाए। अब वो उसके लिए पात्र है कि अपात्र है, ये आवेदन आने के बाद तय होता है। ठीक है, देवलाल जी को जरा जल्दी से पात्र है उसी को मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल नाराजगी इसको लेके नहीं है, क्योंकि इसका स्वागत कर रहे हैं लोग। ठीक है, इस योजना का स्वागत हो रहा है। ठीक है, उजित शर्मा जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, वही मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर देश भर के बाकी राज्यों की तुलना में, लेकिन दूसरी तरफ जब कतार में देखते हैं हम लोगों को और ये पूरा जब फेरिस्त सामने आती है, आंकड़े सामने आते हैं किस किस क्षेत्र से कितने लोगों ने आवेदन किया, तो वो पूरी फेरिस्त बहुत लंबी है। बहुत लंबी है ये शुभेंदु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन मुझे ये बातें जो होर्डिंग में दिख रही है वो अर्ध सत्य दिखती है, वो सत्य नहीं है। मैं अभी भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताऊं, जब गांव गरीब के साथ, अब किसानों के साथ और नीचे स्तर पर जब भी आप मुलाकात करेंगे तो बेरोजगारी का आलम जो सरकार बता रही है और जो हकीकत में है उसमें काफी कॉन्ट्रोडिक्टरी फील्ड पे महसूस होती है, और ये हकीकत है। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जो फिगर सरकार दे रही है, हालांकि लेकिन कोशिश ठीक है, कम से कम बेरोजगारों को एक सहायता देने के लिए कदम है। कोशिश अच्छी है। देखिए मैंने पहले भी डिबेट में आपके साथ बैठे हुए बोला भी कि ये प्रयास अच्छा है सरकार का, प्रयास अच्छा है सरकार का, लेकिन इस आंकड़ों को लेकर के थोड़ा सा जरूर सवाल उठ रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना जिसके जरिए युवाओं को साधने की कोशिश है, लेकिन कितना फायदा मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।